छठे दिन। हम्म। हाँ, वो एनिमल आवश्यक नहीं केवल डिजर्ट में रहता, वो कहीं भी रह सकते हैं। ऑप्शन देख, क्या ऑप्शन था? ऑप्शन देख के बाद, देखने के बाद उसको बता पाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या था बताइए ना, दे लाए हैं, क्वेश्चन लाना चाहिए ना। पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, पॉल्यूशन पढ़ रहे थे ना। कौन सा टॉपिक हुआ था? लास्ट क्या लिखवाए थे? हाँ, दोनों में आएगा। द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। नहीं, अरे देखो, मानव के केस में दोनों में रखा गया है मनुष्य को, प्राथमिक उपभोक्ता में भी रखा गया है, द्वितीयक में भी रखा गया है, तृतीयक उपभोक्ता में सिर्फ मांसाहारी जानवरों को रखा गया है। मनुष्य को दोनों में रखा गया है, प्राथमिक द्वितीयक। क्या पूछिए सर? तृतीयक उपभोक्ता चौथा पोषी स्तर है। द्वितीयक और प्राथमिक में मानव आता है। ऑप्शन ए क्या था? डेजर्टी मेलिया है क्या? क्या दे रहा है? अच्छा, होगा, देख लिया जाएगा उसको। कौन सा कौन से एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन? अच्छा, एनिमल से रिलेट कर दो ना, डिजर्टिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम। नहीं, एक जैसा कैसे है? लास्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? इसी के बारे में ना, देखिएगा, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया। इसमें पहला लिखिएगा, पॉल्यूशन किसे कहते हैं, कल हमने बता दिया था। पहला टाइप लिखिएगा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन लिखिएगा। इसमें जल में घुले अनावश्यक पदार्थों के कारण, जल में घुले अनावश्यक पदार्थों के कारण, अनावश्यक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है। पहला लिखिएगा, आर्सेनिक। यदि जल में आर्सेनिक घुला हुआ रहे,
तो बीमारी होगा कौन सा? व्हाइट फुट रोग। यदि कैडमियम घुला हुआ रहे तो होगा इटाई इटाई रोग। यदि लोहा घुला हुआ रहे आयरन घुला हुआ रहे तो डिजीज होगा लीवर सिरोसिस। हाँ, व्हाइट फुट बीमारी हिंदी इंग्लिश थोड़े रहता है जी। कॉपर घुला हुआ रहे, कॉपर यदि घुला हुआ रहे विल्सन। नाइट्रेट घुला हुआ रहे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। मरकरी घुला हुआ रहे तो मिनीमाटा रोग। बोलिए ना बट। बोथ। हाँ मतलब किसका किसका सीधा पिरामिड होता है और किसका उल्टा पिरामिड होता है? तो उल्टा पिरामिड जो होता है, बस इसको हम लोग बताएंगे बायोमास का, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे ये। हम्म। ये लिख लिया ना, देखिए अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा डिजीज होता है? व्हाइट फुट रोग होता है, ठीक है। इसमें एड़ी जो होता है वो सड़ने लगता है। हाँ, एड़ी जो होगा वो क्या होने लगेगा? सड़ने लगेगा, व्हाइट फुट रोग, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ एंकल। कैडमियम अगर बढ़ेगा तो इटाइटाई इटाइटाई किडनी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? किडनी को। नहीं नहीं, पत्थर नहीं होता है। कैडमियम बढ़ेगा तो इटाई इटाई रोग होगा। आयरन बढ़ जाएगा तो लीवर का सिरोसिस। पानी में कॉपर की मात्रा बढ़ेगी तो विल्सन रोग। नाइट्रेट होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। डिजीज है, कॉपर बढ़ने के कारण होता है। इसमें लंग्स इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सब रहता है। नाइट्रेट अगर बढ़ेगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब बच्चा जो जन्म लेगा उसका शरीर नीला होने लगता है, ठीक है। जो नया बच्चा जिसका जन्म होता है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, मतलब नाइट्रेट उसके शरीर में ज्यादा होता है। मरकरी बढ़ेगा तो मिनीमाटा रोग। जापान में यह रोग सबसे पहले देखा गया था, मिनीमाटा। पानी में मरकरी ज्यादा होगा तो ये बीमारी होगा। सर्च करिएगा। हाँ, इसमें नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। नोट में नोट में लिखिएगा BOD। हमारा मुंह क्या देख रहे हो भाई? BOD लिखो। हाँ, BOD। ब्रैकेट में लिखिएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ है का अर्थ है 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड। 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड।
5 दिनों का ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीओडी क्या होता है। तो धरती पर जंतुओं को जीवित रहने के लिए 5 दिन में जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ऑक्सीजन अगर कम होने लगे, घटने लगे, फिर भी कितना होना चाहिए, 5 दिन का ऑक्सीजन अगर बचा हुआ है तो उसको बीओडी कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यूट्रोफिकेशन। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? प्लांट अगर खत्म होगा तो ऑक्सीजन नहीं खत्म होगा। या फिर यूट्रिफिकेशन में, अभी यूट्रिफिकेशन लिखिए समझ जाओगे। यूट्रिफिकेशन में लिखना, इसको हिंदी में कहा जाता है सुपोषण। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यहाँ ओ होगा, आई हटा लेना, ओ कर लेना, EUTROPHICATION, यूट्रोफिकेशन। इसमें लिखिएगा जलाशय में नाइट्रोजन के अधिकता के कारण, जलाशय में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं। पादप तथा जलकुंभी, पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एवं जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसी का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हैदराबाद का हुसैन सागर, हाँ हैदराबाद का हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील जलकुंभी से ग्रसित है, जलकुंभी से ग्रसित है। ठीक है, हुसैन सागर झील हैदराबाद का जलकुंभी से ग्रसित है। अब आप कई जगह देखते होंगे कि छोटा मोटा जो तालाब होता है, ठीक है, छोटा मोटा क्या है, तालाब है, उस तालाब के ऊपर ढेर सारा क्या जमा होने लगा, जलकुंभी। अब पूरा यहाँ पर तालाब के ऊपर जलकुंभी हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन को तो रिलीज कर देगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पानी में जाने नहीं देगा। अब पानी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो यहाँ का बीओडी लगातार क्या होते रहेगा, घटेगा। अब बीओडी घटते रहेगा तो जलीय जीव की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसी को बोला जाता है सुपोषण, यूट्रिफिकेशन। समझ में आया? तो सुपोषण का मतलब होता है अनावश्यक पादपों के कारण या जलकुंभी के बनने के कारण पानी के भीतर का बीओडी घटते जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। समझ आया बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। ये था क्या आपका जल प्रदूषण। दूसरा लिखिएगा मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण में लिखिएगा मिट्टी की उर्वरक क्षमता का घट जाना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता का घट जाना, घट जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, जिसके निम्न कारण है, जिसके निम्न कारण है प्रदूषण कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है जिसके निम्न कारण है। ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी घट जाएगा तो क्या कहलाएगा, सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फर्टिलिटी, मिट्टी में उर्वरकता होता है तभी ना फसल उगता है। फसल
को बार बार क्या किया जाता है, साल में एक ही फसल तो बार बार नहीं लगाते हैं, रबी फसल अलग होता है, खरीफ फसल अलग होता है, तो चेंज किया जाता है ना। क्यों किया जाता है? ताकि मिट्टी की उर्वरकता मेंटेन रहे, फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो कुछ कारण होते हैं जिसके प्रयोग करने का, मानव निर्मित कारण ही है, जिसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है। तो मुख्य रूप से कितने कारण है? दो कारण है। पहला तो कारण है कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग, ठीक है। एक कीटनाशक है, कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। एक होता है पेस्टिसाइड और एक होता है इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है, जैसे मान लो ये धान का फसल है, ठीक है, अब इसके बगल में घास उग गया, ठीक है, अब आप खाद छीटिएगा तो जड़ में जाकर के तो नहीं डालते हैं, खाद ऐसे ही छीटते हैं। अब खाद छीटा गया तो धान को भी खाद मिला, इसको भी खाद मिला, अभी धान के साथ साथ बढ़ेगा। तो पता चला कि धान का प्रोडक्शन कम हो गया और यहाँ पर जो खरपतवार है बढ़ गया। हाँ, तो खरपतवार ये जो है, इसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स को ही वीडीसाइड्स भी बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स को ही वीडीसाइड्स भी बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इस फसल में कीट लग गया, इंसेक्ट लग गया, तो इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालेंगे। तो वीडीसाइड्स डाले या फिर इंसेक्टिसाइड्स डाले, इन दोनों से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये एक मिट्टी के पॉल्यूशन का कारण है। और दूसरा मुख्य कारण है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी की कटाई करना। या फिर नदी जो होती है जिसमें बाढ़ हो आता है, तो वो मिट्टी का क्या करता है? बहुत कटाई करता है। लेकिन एक और फायदा मिलता है, बाढ़ आने के बाद वहां की जो भूमि होती है उसकी उर्वरकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ गए? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न कारण है लिखे हैं ना। पहला लिखिएगा, कीटनाशक का प्रयोग। हो गया? कीटनाशक का प्रयोग पहला। पहला लिखिएगा लियाडोज। हाँ, कीटनाशक का नाम है लियाडोज 50, शॉर्ट में कहते हैं इसको LD50। ये कीटनाशक का नाम है। दूसरा लिखिएगा बेंजीन हेक्सा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। और तीसरा लिखिएगा डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो DDT। हो गया? डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो, DDT, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से, कई बार पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल गलेगा नहीं, ऑप्शन में बार बार पूछता है DDT, ठीक है। DDT कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघट्य नहीं है, मिट्टी में सड़ता गलता ही नहीं है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। समझ गया? तो ये कीटनाशक में 3 गो नाम याद रखना है, लियाडोज 50, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और DDT। दूसरा कारण लिखिएगा अपर्दन। हाँ, डिकम्पोज नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। दूसरा लिखिएगा अपर्दन। उसमें जो रसायन लगा हुआ है वो गलता नहीं है। अपर्दन। इरोजन। लिखिएगा इसमें डैश दे करके। इसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत
कट जाती है, जिससे मिट्टी पूरी तरह बंजर हो जाती है, कौमा, इसे बीहर बीहर इसे बीहर रिवाइन, इसे बीहर कहते हैं। इसे बीहर कहते नहीं, कहते हैं कि मिट्टी बीहर हो गया, बीहर क्षेत्र है, मतलब वहां कोई फसल ग्रो कर ही नहीं सकता है, बंजर। हाँ, बीहर बंजर उसी टाइप का। एक और पॉइंट लिखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक बीहर का निर्माण, बीहर का निर्माण चंबल नदी करता है, करता नहीं, करती है, चंबल नदी करती है। ठीक है, चंबल नदी के कारण मिट्टी की बहुत ज्यादा इरोजन करता है, ऊपर का पर काट के लेके चला गया। चंबल का डाकू वही क्षेत्र है, एमपी। हो गया, बस इतना दुगो हो गया। पहला कौन सा? वायु वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और दूसरा मृदा प्रदूषण। तीसरा लिखिएगा वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। लिखिएगा इसमें, वायु की गुणवत्ता में होने वाली कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं। जिसके निम्न कारण हैं। हो गया। वायु प्रदूषण मतलब एयर में अगर पॉल्यूटेंट्स आएगा तो वायु प्रदूषण। उसके क्या कारण है? पहला कारण लिखिएगा एरोसोल, एरोसोल धूलकण मतलब एरोसोल, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। वायु में उपस्थित धूलकण को, वायु में उपस्थित धूलकण को एरोसोल कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। जिसका आकार, जिसका आकार 10 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है, 10 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है। इसी में कंटिन्यू करिएगा, फुल स्टॉप देके, पूर्ण विराम दे करके लिखिएगा। सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एरोसोल उड़ता है, एस्बेस्टस एरोसोल उड़ता है, जिससे व्हाइट कैंसर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फेफड़ा, लंग्स, व्हाइट कैंसर ब्रैकेट में फेफड़ा होता है, व्हाइट कैंसर होता है। व्हाइट कैंसर फेफड़े के कैंसर को कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला कारण एरोसोल, एरोसोल का साइज 10 माइक्रोन मीटर से बड़ा या फिर 10 माइक्रोन मीटर।
अब धुलकण उड़ रहा है, सांस खींचोगे तो जाएगा लंग्स में, तो प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो एरोसोल मतलब पार्टिकल्स लार्जर देन 10 माइक्रोन मीटर या 10 माइक्रोन मीटर के बराबर। तो एरोसोल हो गया। दूसरा कारण लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। कई बार क्वेश्चन आया भी है। यह रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। जो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, क्या छूटा था इसमें? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। यह, कॉमा देखिए, यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है, जिससे मौत हो जाती है। समझ आया? नहीं आया? ठीक है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि दम घोटने वाला गैस किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कब से घुलने लगा? ये लिखवाए हैं आप लोगों को, श्वसन चैप्टर में भुला गए हैं? श्वसन चैप्टर में देखिए ये लाइन लिखवाए हुए हैं, मानव रक्त में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे निकलता है? किसी भी वस्तु के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से, अपूर्ण दहन से। लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और जब कोई सांस लेगा तो उसके रक्त में, क्वेश्चन आता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कौन गैस घटा देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोगों का हीमोग्लोबिन ही ना ऑक्सीजन को ढोता है आरबीसी में। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुसेगा आरबीसी में, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ढोने लायक रहेगा ही नहीं। और जब ऑक्सीजन ढोने लायक नहीं रहेगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, आपके सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तभी ना दम घुटेगा। नहीं बुझाया? लोड नहीं ले रहा है माथा? लोड ले रहा है ना दिमाग? हाँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दम घोटने वाला गैस कहा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। इसी के कारण मिर्गी वर्गा भी आ जाता है। मिर्गा नहीं आता है जो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हम क्यों बताएं? ओशियन। जल टूटता है तभी ना ऑक्सीजन बनता है। फोटोसिंथेसिस में 12H2O टूटता है तब ना 6O2 बनता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ से बनेगा? जल से बनेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। पहला क्या लिखे थे इसमें? एरोसोल। दूसरा मोनोऑक्साइड। तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लिखिएगा इसमें। यह अम्लीय गैस है, यह अम्लीय गैस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जितना पॉइंट लिखा रहे हैं सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यह अम्लीय गैस है जो फेफड़ों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। यह अम्लीय वर्षा का कारण है, कॉमा देके, यह अम्लीय वर्षा का कारण है। क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन में इनमें से कौन सा गैस पाया जाता है? तो उसमें अम्लीय वर्षा का कारण है।
यह अम्लीय वर्षा का कारण है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, लेड पॉल्यूशन, सीसा प्रदूषण। लेड पॉल्यूशन या सीसा प्रदूषण। सीसा प्रदूषण। देखिएगा, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी, अपस्फोटन ब्लास्ट करने से बचाने के लिए, तो अपने से आग पकड़ने से बचाने के लिए। एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग। अपस्फोटन रोधी, एंटी नॉकिंग के रूप में, के रूप में सीसा का यौगिक, सीसा का यौगिक टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल जलने के कारण ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और वो सांस के माध्यम से मनुष्य के फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा उसको कहाँ भेज देगा? ब्लड में। ब्लड में जाएगा तो न्यूरॉन्स में जाएगा, न्यूरॉन्स में जाएगा तो तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगा। समझ आया? तो सीसा प्रदूषण में टेट्रा इथाइल लेड मिल जाता है, ये भी प्रभावित होता है, वायु प्रदूषण का कारण है। कितना हो गया टोटल? 4। पांचवा लिखिएगा CFC। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। लिखिएगा, यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। हो गया। अगला पॉइंट, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को, ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है। इसके लिए निम्न तापमान की आवश्यकता है। निम्न तापमान की आवश्यकता है, जो अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक में उपलब्ध है। अगला पॉइंट, ये समझ में आया क्या? जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या? फ्लोरीन और क्लोरीन, दो गैस है। तो जो क्लोरीन गैस है उसका एक परमाणु, ओजोन का मतलब क्या? O3। ठीक है, यानी 3 ऑक्सीजन से बना हुआ ओजोन लेयर है। हम लोगों के एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी लेयर कौन सा है? ओजोन। काम क्या है ओजोन का? सूर्य के यूवी रे को पृथ्वी पर आने से रोकता है। समझ में आया? तो मान लो इतना मोटा ओजोन का परत है, ठीक है। अब छेद नहीं होता, इस परत का मोटाई कम होता है।
मोटाई कम होता है उसको ओजोन का छिद्र कहते हैं। ऐसा मत सोचो कि छिद्र हो गया इसमें। ओजोन परत की मोटाई जो है मान लो इतना है, ठीक है, इसी पतला होने लगा तो इसको क्या कहते हैं, ओजोन में छिद्र हो गया। तो इसका एक एटम जो है, किसका, क्लोरीन का, यह ओजोन के 1000 एटम को क्या कर देगा, तोड़ देगा। कहाँ तोड़ेगा, अपने तरफ नहीं कर सकता है, कहाँ पर करेगा, अंटार्कटिक में। क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर तापमान क्या है, कम है। जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर क्लोरीन कोई प्रभाव ओजोन पर नहीं डाल सकता है, उसके लिए कम तापमान की जरूरत है। तो अंटार्कटिक में तापमान माइनस में है, तो वहां पर ओजोन की मोटाई को वो क्या करता है, कम करते लगता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन में छिद्र यानी डेप्लीशन ऑफ ओजोन कहाँ पर देखने को मिला है, तो अंटार्कटिक में। कहाँ मिला है, अंटार्कटिक में देखने को मिला है। अब यहाँ पर ये परत जो है इसकी मोटाई कम हो जाएगी तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सीधी गिरनी शुरू हो जाएंगी, तो लोगों को त्वचा का कैंसर होना शुरू हो जाएगा। बुझाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। क्या नहीं होगा, जनसंख्या कम है इसीलिए तो सब सीएफसी बंद बैन कर दिया गया। अब हम लोग फ्रिज में सीएफसी गैस रहता है, एसी में पहले सीएफसी गैस रहता था, अब दूसरा उसमें यूज होने लगा, वो भी लिखवाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ओजोन की मोटाई को, ओजोन की मोटाई को डॉप्सन, ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। 100 डॉप्सन बराबर 1 mm। 100 डॉप्सन बराबर 1 mm। ठीक है, समताप मंडल सबसे बाहरी परत है ना, समताप मंडल के बाहर क्या मिलता है, ओजोन मिलता है। ठीक है, समताई तो मालूम ही है, तो लिखाने की जरूरत नहीं है। ओजोन क्षरण रोकने के लिए कहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कनाडा में। लिखिएगा, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987, 1987, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। एगो तो कारण हो गया, ओजोन की परत को छिद्र करने में कौन काम आ रहा है, कौन काम आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा एक और गैस होता है, फोसिन गैस, फोसिन गैस। लिखिएगा, सीएफएल, सीएफएल, सीएफएल समझ ना, बल्ब जो है, सीएफएल से निकलने वाली फ्लोसिन, FLOSIN, FLOSIN, फ्लोसिन गैस, LOSIN, फ्लोसिन गैस और थिनर से निकलने वाली गैस, थिनर, थिनर क्या होता है, थिनर, थिनर से निकलने वाली गैस छोड़ाते हैं जिससे, थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन
ओजोन छिद्र का कारण है। क्या हो गया जी? हाँ, क्या हो गया ना? अब सातवां का नाम खाली लिख लो, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक है, तो नाइट्रोजन आवश्यक, नाइट्रोजन हानिकारक नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हानिकारक होता है। नाइट्रोजन पौधा को नहीं मिलेगा तो पौधा में कोशिका विभाजन नहीं होता, नाइट्रोजन तो जरूरी है ना। ले नाइट्रोजन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कौन नुकसान पहुंचाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धरती पर नहीं बनेगा, ये कहाँ पर बनता है? संताप मंडल में। एरोप्लेन जो उड़ता है, तो एरोप्लेन से जो धुआं निकलता है, तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? संताप मंडल में। तो संताप मंडल में जो एरोप्लेन उड़ रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हानिकारक है। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है। क्या हानिकारक है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हानिकारक है। ठीक है, क्या हानिकारक करता है? खाली डैश देकर के लिख लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, पृथ्वी का आंतरिक तापमान बढ़ाने में काम करता है। बस यही मन मानव के लिए कोई हाँ, मिलता है ना। क्या हो गया? आठ वाली तो कुछ कुछ अपने से भी खोजा करिए कि इसका मतलब क्या है, समझे? पहले अपने से रिसर्च कर लीजिएगा ना, उसके बाद हमसे पूछिएगा, तब काम आएगा। अपने से पढ़िएगा जो चीज, वो ज्यादा दिन याद रहेगा। बहुत पिटाई है। NO2 हम बोले तो N2 कह रही है। हाँ, N2। हाँ, उसके बाद लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओजोन को नहीं, वायु प्रदूषण लिखवा रहे हैं ना जी। अभी ओजोन में तुम घूम रही हो। ओजोन खत्म हो गया, वायु प्रदूषण में हम लोग। CO2। CO2 में लिखना यह अम्लीय गैस है। जहां जहां अम्लीय लिखवा रहे हो याद कर लेना गैस। हाँ, यह अम्लीय गैस है। कितना परसेंट है एयर में? ठीक है, तो नुकसान करने वाला ये गैस नहीं है। कब नुकसान करेगा? जब 0.03% से बढ़ जाएगा। अगर 0.03% है ना ये, इससे घट जाए, मान लो 0.01% हो जाए, तो धरती पर हम लोग जहां हैं वहीं जम जाएंगे। जम जाएंगे, ठंडा नहीं होंगे। ऐसे ऐसे हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा, टंकी उंकी के पानी उनी सब जम हो जाएगा जो जहाँ है। और क्या, 0.1%, 0.1% में ही हाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं। कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों को उपलब्ध है। और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, 0.03% से अधिक हो जाएगा, तो भी हानिकारक है। जितना ग्लेशियर सब है वो पिघल जाएगा। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो सुनामी आ जाएगा। बाकी इसका कोई ये नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस ही तो मालूम ही है। ग्रीन हाउस में बस एक लाइन लिख लेना, लिखना ग्रीन हाउस। नेक्स्ट, यह शब्द, यह शब्द आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस ने दिया था। हो गया। दूसरा लिखिएगा नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सेम है। ग्लोबल वार्मिंग लिखिएगा इसमें यह शब्द वैली बेकल, यह शब्द वैली बेकल, वैली बेकल ने दिया था।
ओके, कोई दिक्कत? क्या था पता चल गया ना? ग्रीन हाउस किसको कहते हैं? जब किसी छोटे से स्थान का तापमान बढ़ जाए, जैसे मान लो बिहार का तापमान बढ़ गया, तो क्या कहेंगे इसको? ग्रीन हाउस। अब ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे वैश्विक तापक्रम वृद्धि, मतलब पूरे विश्व का तापमान अगर बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग, और छोटे से क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? आर्हेनियस ने। और ग्लोबल वार्मिंग का किसने? वैली बेकेल ने। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? डेट के साथ बोलिए। 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था? कौन सा गैस वहां लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, एक वेंडरसन नाम का इंसान था, उसी के कंपनी में ये हुआ था। भाग गया नहीं, मर गया, 2014 में मर गया वो। उस समय भाग गया, अभी मर गया है। 2014 में मरा, लेकिन मुकदमा उस पर आज भी चल रहा है। हजारों लोगों को मार दिया था। हो गया। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? अभी तक भुलाइए रहे हो तुम लोग यार। लिखो, ये सब जो जो फैक्ट लिखा रहे हैं सब याद कर लीजिए, कल सुनेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट। पहला इसमें लिखिएगा ग्रीन हाउस गैस। पहला ग्रीन हाउस गैस, CO2, कॉमा CH4, कॉमा CFC, कॉमा NO2। बस 4 को गैस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद लिखिएगा एसिड रेन। यानी एसिड रेन क्यों क्यों होता है? एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन में कौन कौन सा एसिड? पहला लिखिएगा HNO3। HNO3 मतलब हाँ नाइट्रिक एसिड। दूसरा SO2। तीसरा NO2। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रहेगा उसमें? गैस पाया जाता है एसिड रेन में, मुख्य रूप से एसिड में ये नहीं पाया जाता है। हम्म। उसके बाद ओजोन में लिख लो, ओजोन में 2 गो नाम लिख लो, केवल CFC और NO2। ओजो नहीं, ओजोन डेप्लीशन में, ओजोन में CFC NO2। हम्म। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, यूरो नॉर्म्स। यूरो मानक। हाँ, ये लिखिए यहाँ, यूरो नॉर्म्स लिखिए पहले। यूरो नॉर्म्स। हो गया? लिखिएगा मोटर वाहन के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, मोटर वाहन के धुएं से होने वाले प्रदूषण, मोटर वाहन के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह बना है। इसके लिए अब तक, इसके लिए अब तक यूरो 6, इसके लिए अब तक यूरो 6
मानक बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेगा पहला, पहला देकर के लिखेगा यूरो 1, EURO, यूरो 1 2.75 ग्राम, 2.75 ग्राम। इसका मतलब समझ में आया, इंजन से इससे ज्यादा धुआं उत्सर्जित नहीं होगा। हाँ, तो यूरो 1 था 2.75 ग्राम। फिर लिखेगा यूरो 2, यूरो 2 1.00 ग्राम। तीसरा लिखिएगा यूरो 3, यूरो 3 0.64 ग्राम, 64। हाँ, घटते जा रहा है, प्रदूषण घटाने के लिए किया गया। यूरो 4, यूरो 4 0.50 ग्राम। यूरो 5, यूरो 5 0.30 ग्राम, 0.30 ग्राम। यूरो 6, यूरो 6 0.20 ग्राम, 0.20 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत में, भारत एस्टेज, भारत में भारत एस्टेज, ब्रैकेट में लिखेगा भारत में भारत एस्टेज BS6 इंजन की गाड़ियां चल रही हैं। जैसे गाड़ी सब जितना बाइक अभी चल रहा है सब कौन सा इंजन रह रहा है? BS6 इंजन रह रहा है। ठीक है, तो BS6 का मतलब कितना पॉल्यूशन करेगा? 0.20 ग्राम का प्रदूषण ही करेगा बस। समझ में आया? बस, तो BS6 इंजन, अभी सब BS4 वाला इंजन का, BS5 वाले इंजन का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। ठीक है, अब मोटर व्हीकल उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जितना कंपनी का गाड़ी है, बीच में आप सुने होंगे कि कब 18 या 17 में BS5 मॉडल जो था, 4 या 5 मॉडल, 4 वाला, उसका बहुत सारे शोरूम में गाड़ी बाइक वगैरह था। 1 लाख का बाइक अचानक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया कि हाँ, कि 1 महीने का समय है आपके पास, अब आप लोग दोबारा उसको ये नहीं कर सकते हैं। तो सब बाइक जो 1 1 लाख का बाइक था, वो लोग बेच बेच करके 60,000, 55,000, 70,000 में बाइक बेच बेच करके 1 महीने में हटाया गया। नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था, कैंसिल नहीं हो जा रहा था, मतलब नया गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो, लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, फिर तो हटाना पड़ेगा उस गाड़ी को। इंजन चेंज थोड़ी करवाया, अब इंजन चेंज करना फिर खर्चा और बढ़ जाएगा। तो BS6 मॉडल का इंजन अभी आ गया है, जिससे 0.20 ग्राम का पॉल्यूशन बस तैयार होता है। ठीक है, बस मेन इतना ही था। ध्वनि प्रदूषण में कुछ ज्यादा नहीं है। कितना से ज्यादा अगर ध्वनि का ये हो जाएगा तो प्रदूषण कहलाता है? कितना डेसिबल से अधिक? 90 डेसिबल से ज्यादा। बस खाली एक लाइन याद रखना है कि ध्वनि प्रदूषण कब माना जाएगा? जब 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि होगा तो उसको हानिकारक माना जाता है। ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? ग्रीन मफलर पेड़ पौधों को कहा जाता है। सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना, वो ध्वनि निकलता है जो मोटर व्हीकल से उसको एब्जॉर्ब करता है, तो पेड़ पौधों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही था। इंपॉर्टेंट इतना ही था। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसमें है कंटेंट, उसको देख लीजिए। वो नहीं पढ़ा, सही बात। और कौन सा विटामिन होता है सर, वो नहीं पढ़ाया।
क्या नहीं पढ़े हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब नहीं पढ़े हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे। हाँ, फूड केमिस्ट्री और क्या। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, फूड केमिस्ट्री, उसमें फूड केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे। अरे रुको ना, अभी नहीं खत्म हुआ है। ना, हाँ, चलो एकदम हेलीकॉप्टर स्पीड में इसको पढ़ते जाओ, हम स्लाइड आगे बढ़ाते जाएंगे फटाफट। जो डाउट होगा तो पूछते हैं। हाँ, सब है ना? हाँ ठीक है, वही है ना, और क्या है? अच्छा रुको, अभी अलग मिलेगा। ये वाला चार्ट क्लियर है? नहीं बताया तो आपको मालूम ही होगा ना। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टांसलेन है। किसने दिया था? टांसलेन है। वो जो इकोसिस्टम शब्द है वो टांसलेन ने दिया था। अपने से समझिए। सब आप लोग मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, तो अपने समझ जाइएगा, हर चीज में है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इकोसिस्टम दो तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मतलब ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ नेचुरल, हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल। नेचुरल दो तरह का है, स्थलीय और एक्वेटिक, जलीय। स्थलीय तीन तरह का, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। और जलीय दो तरह का, फ्रेश वाटर और मेरीन। फ्रेश वाटर में लेंटिक और लॉटिक। लेंटिक का मतलब रुका हुआ पानी, लॉटिक का मतलब बहता हुआ पानी। तालाब किस में आएगा? लेंटिक में। नदी किस में आएगा? लॉटिक में। उसके बाद मेरीन वाटर में समुद्र और महासमुद्र। ठीक है, समुद्र और महासागर दोनों आ जाएगा। मानव के द्वारा बनाया हुआ फील्ड है, गार्डन है, पार्क है, एक्वेरियम है, ये सब कुछ खास उसमें है नहीं। ये सब फूड चेन, फूड वेब हम लोग पढ़ ही लिए थे। क्या? ये फूड वेब बताए ही थे ना। पौधा को टिड्डा खाएगा, मेढक खाएगा, सांप खाएगा, सब घूम के कहाँ आएगा? पौधा के पास आएगा। पढ़ो तो एक बार फटाफट। मन में पढ़ो। उच्च श्रेणी के मांसाहार का मतलब शेर, चीता, इन सबको कहा जाता है। जो केवल मांस खाएगा वो शाकाहार नहीं खा सकता, वो उच्च श्रेणी का। हाँ, लायन, टाइगर, चीता, तेंदुआ। हायर कार्निवोरस में लायन, टाइगर। एनर्जी लेवल तो अलग हो गया। वन पारिस्थितिक तंत्र को, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम को चार स्तर पर बांटा गया है। अन्य पारिस्थितिक तंत्र में तीन या पांच या इसमें से भी अधिक पोषी स्तर हो सकते हैं। मतलब जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें फॉरेस्ट का टाइप चार तरह का बनाया गया होगा। ठीक है, उसमें पहला है पिरामिड वगैरह है, ये हम आप लोगों को भेज देंगे। ऐसे भेज क्या देंगे, उसी का है नोट्स आप लोगों का जो मिला हुआ है ना, इकोसिस्टम का, उसी का स्लाइड है ना कॉपी आप लोगों को मिला हुआ? वही है ये भी। नहीं, बायोलॉजी। लिखो पिरामिड, थोड़ा सा हेडिंग बना लो, जैव पिरामिड। हम्म।
हम्म। हो गया। बायो पिरामिड। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, घास स्थल। हाँ यही लिखना है, 2 लाइन लिखना है बस, जब बार आप ही तो पूछे। जो घास का पिरामिड है और जो तालाब का पिरामिड है, यह कैसा बनेगा? सीधा। ठीक है। और अगर पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड है तो यह कैसा बनेगा? उल्टा। बस। हाँ सीधा मतलब इस तरीके का पिरामिड बनेगा, और और उल्टा पिरामिड ऐसे बनेगा। देखिए वहां लिखा हुआ। नहीं रीजनिंग में बस यही 2 लाइन है, छोड़ दो मत लिखो। वही देखो लिखा हुआ, वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का जीव भार सबसे ज्यादा होता है, उच्च श्रेणी के जीव का जीव भार। हाँ इकोसिस्टम। उच्च श्रेणी के जीव का जीव भार सबसे कम होता है, इसलिए जीव भार का पिरामिड सीधा। ध्यान से देखो ये लाइन, वन इकोसिस्टम जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर सबसे अधिक होते हैं। अरे फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर है ना, है पेड़ पौधा, तो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उच्च श्रेणी किसको बोला जाता है? पेड़ पौधों को। तो उच्च श्रेणी का पिरामिड जो होगा वह कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब जैसे यहां पर हम देखो, यहां हम क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसर। यहां क्या लिखेंगे? कंज्यूमर। यहां क्या लिखेंगे? डिकम्पोजर। तो पहले सबसे ज्यादा क्या है? यानी पेड़ पौधा, यानी प्रोड्यूसर का मतलब क्या? उत्पादक। तो पिरामिड कैसा बना है? सीधा। किस लाइन में? पेड़ पौधों को पारिस्थितिक तंत्र मान करके, अगर पारिस्थितिक तंत्र पेड़ पौधों को माना गया है तब। हाँ केवल अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेंगे तब। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तीनों को लिया गया है, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को। पॉन्ड इकोसिस्टम अगर लेंगे तब, तालाब का पॉन्ड इकोसिस्टम अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ओशियन। ओशियन के बाद रिवर, रिवर के बाद पॉन्ड। और इसमें रहने वाले जीव भी इसमें शामिल होने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जलीय जीव किस में? ओशियन में। ओशियन के बाद रिवर में, रिवर के बाद पॉन्ड में। इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स जो मिला हुआ है आप लोगों को, नोट्स पढ़िएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और नहीं समझ, जब नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा फिर। इसमें जो हमको लिखाना था, चलो हम डायरेक्ट वहां आते हैं, तो आप लोग रोक करके रखोगे। इसमें हमको बताना है, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 तरीके से कंजर्व किया जाता है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कितने तरह से कंजर्व किया जाता है? 2 तरीके से। एक है स्वस्थानीय संरक्षण और एक बहिस्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या है इन सीटू और एक्स सीटू? जैसे मान लो लायन है, इस लायन की, एक बार आप अपना दिमाग उसमें पहले खर्च करिएगा थोड़ा सा, तब पूछिएगा। एक बार रिसर्च करना। देखो लायन है मान लो, ठीक है, इस शेर की प्रजाति क्या हो रही है? खत्म हो रही है। शेर की प्रजाति क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो इसको सुरक्षित करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है। तो इस शेर को आप 2 तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। मान लो या इसका घर में एक शेर है, अब आप क्या करिएगा? इस शेर को इसके घर के अंदर बढ़िया से भोजन पानी सब कुछ दे दीजिएगा। जानवरों को, मतलब जो इसका शिकारी है उसको इसके घर में जाने से रोक दीजिएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहेंगे?
इन सीटू स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब उसको उसी के घर में सुरक्षित कर देना, क्या कहलाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण। यह शेर है, यह अपने घर में आप उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको उठा करके ले गए चिड़ियाघर में रख दिए, इसको उठा करके ले गए अपने यहाँ लेकर के चले आए, उसको सारा कुछ दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, तो आपने क्या किया? बही स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोनों क्लियर हो गया? इन सीटू मतलब उसी के वास स्थान पर उसको कंजर्व करना, और एक्स सीटू मतलब वहां से बाहर निकाल कर कंजर्व करना। पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब लाइनें एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। भारत में कितने हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट समझ रहे हो, जहां पर जीवों को सुरक्षित रखा गया है। कितने हैं? 2 हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये सब भूगोल में मिलेगा आप लोगों को। अब ये सब भारत सरकार जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए बहुत सारा कानून बनाया है, उस सबका। जैव विविधता जो क्षेत्र है, सुरक्षित जो जैव मंडल में क्षेत्र है, वो 3 तरह का है: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र। कोर क्षेत्र किसे कहा जाता है? मतलब यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं आ जा सकता है, जो जानवर है केवल यही रहेगा। आंतरिक भाग होता है, वहां मनुष्य का गतिविधि पर पूर्णतः रोक है, तो कोर क्षेत्र कहलाएगा। बफर क्षेत्र मतलब वहां पर सीमित मनुष्यों की सिर्फ गतिविधि होगी। सीमित मनुष्य का मतलब जो वहां पर भोजन पहुंचाए, साफ सफाई करे, गार्ड टाइप का, है ना, उनका केवल अनुमति रहेगा। और पेरिफेरल क्षेत्र जो है, यह बफर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर सामान्य लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके का यह होता है। भारत सरकार क्या क्या कानून बनाए, उसका नाम है कीटनाशक अधिनियम। कब बना था? 1968 में। जल प्रदूषण 1974 में। वन्य संरक्षण 1980 में। वायु प्रदूषण 1981 में बनाया। पर्यावरण संरक्षण 86। राष्ट्रीय वन नीति 88। वन जीव संरक्षण 1982। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में बना था, ठीक है। रेड डाटा बुक किसे कहा जाता है? तो रेड डाटा बुक 2 संस्थाएं प्रकाशित करती हैं। एक संस्था प्रकाशित करती है IUCN। कौन करता है? IUCN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। और एक भारत सरकार भी अपना रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, जिसको कहते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये 2 संस्थाएं रेड डाटा बुक प्रकाशित करती हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेड डाटा बुक ज्यादा किसका है? IUCN का। और भारत सरकार का अपना रेड डाटा बुक ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। समझ में आया? रेड डाटा बुक में अलग अलग कॉलम होते हैं: संकटग्रस्त जीव, अति संकटग्रस्त जीव, सबका अलग अलग ये रहता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है एक्सटिंक्ट, जिसको विलुप्त कहा जाता है, मतलब जो जानवर क्या हो चुका है? विलुप्त। इस श्रेणी में शामिल जीव वे हैं जिनका कोई भी जीवित भाग नहीं बचा, जीवित सदस्य नहीं बचा। वन विलुप्त मतलब वैसे जीव जो वन से विलुप्त हो चुके हैं और कहाँ बचे हुए हैं? चिड़ियाघर में हैं। संकटग्रस्त वैसे जीव जो वन से विलुप्त हो चुके हैं, होने का खतरा बना हुआ है, मतलब वन से खतरा है उसमें। अति संकटग्रस्त निकट भविष्य में मतलब खतरा है, जैसे इसी अति संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में रखा गया है गौरैया वगैरह को। नहीं, आने वाले भविष्य में अभी है, कंप्लीट नहीं हुआ। असुरक्षित है तो बहुत सारा है, अब शहर में खोजिए तो कहाँ मिलेगी। असुरक्षित और अति संवेदनशील, जो संकटग्रस्त नहीं है किंतु विलुप्त होने का खतरा है। इन सब अलग अलग कॉलम है। संकट पर, कम चिंतनीय, अपूर्ण आंकड़ा, अमूल्यांकित। रेड डाटा IUCN के रेड डाटा बुक के अतिरिक्त भारत सरकार का विभाग बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपना रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। ये सब दिन दिवस का नाम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 14 से 30 जनवरी जंतु कल्याण पखवाड़ा, विश्व नम भूमि 2 फरवरी, सब डेट याद कर ले, आपके नोट्स में है सब। खत्म। हम्म नहीं समझना, कल पूछना। कल ना, होमवर्क होमवर्क टाइम है।
चलिए बनाइए। चलिए अभी 8 मिनट है, 8 मिनट में तो 20 क्वेश्चन बना ही लीजिएगा। चलिए अभी बोले आप लोग टाइम है, बनाइए 20 को।